नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मोड़, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शीतकालीन सत्र की, जो आज से शुरू हो रहा है। और संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा, जिसमें वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार है। विपक्षी दल ने केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील भी कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो दूसरी खबर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां फिलहाल वीपीएन सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से वीपीएन का इस्तेमाल असामान्य रूप से बढ़ गया है, जिसे सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है। तो तीसरी खबर में बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि की। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त कर इसका निर्माण कराया था। चौथी और आखिरी खबर में बात होगी यूपी के बुलंदशहर की, जहां एक बार फिर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इन्हीं खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपको एक एक खबर विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र और विपक्ष दो बड़े मुद्दों, गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड एफआईआर और पूरे देश में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन पर आमने सामने होंगे। दोनों सदनों में कार्यवाही करीब 11 बजे से शुरू होगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में सत्र में 15 बैठकें होंगी और इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। तो सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में 7 राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर हंगामा हो सकता है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठ सकता है। तो आरोप है कि ज्यादा दबाव की वजह से बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं या उनकी मौत हो रही है। इधर बिहार चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद विपक्ष एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठा सकता है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष इस सत्र में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग भी ला सकता है। तो देखिए, जिस तरह से आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, काफी हंगामेदारी रह सकता है, कई मुद्दों को उठाया जा सकता है। इसमें एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में लगातार जिस तरह से सरकार को घेरा जा रहा है एसआईआर को लेकर, ये भी एक बड़ा मुद्दा रह सकता है। तो इसमें एटॉमिक एनर्जी बिल समेत इस बार 10 नए बिल पेश हो सकते हैं, इसलिए जरूरत है कि यहाँ पर विपक्षी दल सहयोग करे, लेकिन सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है क्योंकि जिस तरह से 7 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा करने की मांग की जा सकती है, सवाल उठाए जा सकते हैं। हालांकि पहले भी कहा जा चुका है कि एसआईआर का मुद्दा संसद में एक तरह से डिस्कस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है, लेकिन इसको लेकर लगातार सरकार को हमेशा घेरने की कोशिश की जाती है और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। दूसरा ये कि नेशनल हेराल्ड में जो एक नई एफआईआर लिखी गई है, उसको लेकर सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की, जहां पर वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जिले में पिछले कुछ दिनों से वीपीएन का उपयोग असामान्य रूप से बढ़ गया है, जिससे सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है। आदेश में बताया गया कि वीपीएन के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक इनक्रिप्ट होकर छिप जाता है और आईपी एड्रेस मास्क हो जाता है, जिससे कि संदिग्ध तत्व की निगरानी से बचकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके चलते साइबर हमलों का खतरा और सार्वजनिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। तो जिला पुलिस प्रमुख की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया कि पुलिस प्रशासन ने यह भी बताया कि वीपीएन से वेबसाइट ब्लॉक्स और फायरवॉल बाईपास किए जा सकते हैं, जिससे कि इंटरनेट गतिविधियां ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से आशंका है कि असामाजिक तत्व इस माध्यम का इस्तेमाल कर माहौल में डर फैलाने या गलत गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं।
इसी स्थिति को देखते हुए वीपीएन सेवाओं पर फौरन रोक लगाई जा रही है और ये प्रतिबंध सभी व्यक्ति, संस्थान, साइबर कैफे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होगा। कोई भी शख्स इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी और आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और ये अब 2 महीनों तक प्रभावी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, जरा विस्तार से बताइए वीपीएन पर रोक क्यों लगाई गई है और इसका कितना फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप में ये रोक जो है वीपीएन पर 2 जिले हैं, राजौरी और पुंछ। ये दोनों जिले वो जिले हैं जो साउथ ऑफ पीर पंचाल के साथ लगते हुए जो एलओसी पर सटे हुए इलाके हैं, उस इलाकों के ये जिले हैं। और इन दोनों जिलों पर वीपीएन पर यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है उस पर रोक लगा दी गई है। और बाकायदा इसके पीछे जो तर्क दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे ओजीडब्ल्यूज हैं जो वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए देश विरोधी गतिविधियों में पाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जब ओजीडब्ल्यूज को पकड़ा गया है, उनके मोबाइल और उनके डंप डाटास को जब खंगाला गया है, तो वहां से जो वीपीएन का इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आती है। क्योंकि जब वीपीएन का आप इस्तेमाल करते हैं तो जो सर्वर इस्तेमाल होता है वो किसी दूसरे देश का इस्तेमाल होता है। ऐसे में उस गतिविधि को, उस एक्टिविटी को पकड़ना जो है वह भारत के अंदर बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब वीपीएन पर राजौरी और पुंछ में अगले 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। और कहीं ना कहीं ये 2 महीने बहुत चुनौती भरे रहेंगे जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ के लिए, क्योंकि इन्हीं 2 महीने में आप देखेंगे कि कश्मीर घाटी में जो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, जिसमें उड़ी, कुपवाड़ा, हंडवारा और गुरेज जैसे इलाके हैं, वहां पर भारी बर्फबारी हो जाएगी तो वहां से घुसपैठ होना जो है वो बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और ऐसे में जो ये साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, इनकी राजौरी और पुंछ में जहां पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी जो है वो होती है, तो यहां से घुसपैठ की कोशिशें और इसके साथ साथ में जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका पड़ता है वहां से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाएंगी। और ऐसे में जब घुसपैठ आतंकी कर आएंगे तो निश्चित रूप में उनको रिसीव करने के लिए, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाने के लिए कहीं ना कहीं ओजीडब्ल्यूज का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा होता है। और इनसे संपर्क साधने के लिए अक्सर वीपीएन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कई बार फायरवॉल को भी ब्रेक करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल होता है। तो तमाम तरीके की इलीगल गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियों में वीपीएन का इस्तेमाल जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया है, उसी को नजरअंदाज रखते हुए ये फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया है। और खास चेतावनी जो है वो बाकायदा एक लेटर जारी कर चेतावनी जारी की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, पर्सनल मोबाइल फोन के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर या फिर साइबर कैफे में किसी भी तरीके से वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित रूप में जो चुनौतियां लगातार भारत के अंदर बनी हुई है, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर को एक बार फिर दहलाने की साजिश रच रहा है, तमाम तरीके के इंटेल इनपुट जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ जो है वो लगातार बढ़ी है। अगर राजौरी पुंछ की बात करें तो करीबन 60 लॉन्चिंग पैड दोबारा से रीएक्टिवेट हो चुके हैं। 2 दिन पहले जिस तरीके से बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था कि कुल मिलाकर 72 लॉन्च पैड जो है वो रीएक्टिवेट हुए हैं, जिसमें 12 जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने वाले इलाके में और 60 जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो अखनूर से लेकर और पुंछ तक का इलाका पड़ता है, वहां पर ये एक्टिवेट हुए हैं। तो निश्चित रूप में जब लॉन्च पैड एक्टिवेट हुए हैं तो उन लॉन्च पैड में आतंकी ट्रेनिंग लेकर वहां पर पहुंचे होंगे, घुसपैठ की कोशिश करेंगे और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की मदद से वो लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर भी रहे हैं। इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उनकी कोशिशें लगातार जो है वो जारी। हमने पिछले दिनों देखा कि उड़ी में किस तरीके से कोशिशें हुई हैं, हंडवारा में कोशिश हुई है, कुपवाड़ा में जो है वो कई कोशिशें हुई हैं और राजौरी और अखनूर के अंदर भी पिछले दिनों जो देखा है घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। तो इन्हीं सब गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए फिलहाल ये फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया है और वीपीएन जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है उसको फिलहाल 2 महीने के लिए राजौरी और पुंछ जिलों के अंदर बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और रमन, ये माना जाए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2 महीने तक जब बर्फबारी होगी तो उसके बाद कोई घुसपैठ नहीं होने पाएगी, यानी कि एक संभावना है कि यहाँ पर किसी भी तरह की मदद इन घुसपैठियों को मिल सकती है। अभी कितना समय और है जिसके चलते जो घुसपैठिए हैं वो अपने इस हरकत को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं? देखिए, निश्चित रूप में ये कोशिश तो पूरे साल चलती रहती है। गर्मियों के मौसम में अगर आप देखेंगे तो बर्फबारी जो है जो हुई होती है वो पिघल जाती है। ऐसे में पासिस और नाले जो हैं वो पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं, तो ऐसे में खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और खासतौर पर खतरा तब बढ़ता है जो ये दिन इस समय के चल रहे हैं, यानी कि बर्फबारी होने से ठीक पहले एक बारी बर्फबारी हो जाएगी तो फिर उनकी घुसपैठ करने के चांसेस जो हैं वो बेहद ज्यादा कम हो जाते हैं। और ऐसे में वो फिर या तो प्लेन्स के इलाके में या फिर राजौरी पुंछ के जो ये इलाके हैं जहां पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी होती है, इन इलाकों से वो घुसपैठ करने
की कोशिश करेंगे। तो इनकी कोशिशें तो पूरी साल चलती रहती हैं, लेकिन खास तौर पर सर्दियां शुरू होने से पहले ये कोशिशें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने घुसपैठ की कोशिशें कश्मीर घाटी में कम हो जाएंगी और ऐसे में जो घुसपैठी है अभी घुसपैठ कर कश्मीर घाटी में पहुंचेंगे, वही आतंकी गतिविधि और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो ये लगातार एक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश जारी रहती है, उसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या फिर हमने देखा था बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, तब कुछ दिनों के लिए उनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप्स को जो है वो बंद कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनके आतंकी ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, तब कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अब बड़े ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ में जो लॉन्च पैड है वो कहीं न कहीं जो पहले बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए होते थे, अब थोड़ा सा डीपर इनसाइड जो है वो जाकर बनाए जा रहे हैं, ताकि भारतीय एजेंसी या फिर भारतीय सुरक्षा कर्मी जो सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है उनकी सीधी नजर उन पर न पड़ सके। और कहीं ना कहीं हम देखें कि वर्दी पहनकर पाकिस्तान की वर्दी की आड़ में जो है ये आतंकी जो अग्रिम चौकियां हैं, अग्रिम मोर्चे हैं, वहां तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं, कहां से घुसपैठ करते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार इनको पूरी तरीके से फैसिलिटेट करती है घुसपैठ करवाने के लिए। और लगातार ये आने वाले जो 2 महीने होंगे ये बहुत चुनौतीपूर्ण भरे रह सकते हैं जम्मू प्रोविंस में, खासतौर पर साउथ ऑफ पीर पंचाल की अगर हम बात करें तो इन चुनौतियों से पार पाने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही है, जिनमें वीपीएन को बैन करना भी एक है। जी गीतू, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। रमन, एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा इस खबर से हम रूबरू कराते हैं और ये खबर जम्मू कश्मीर से है। दिल्ली आतंकी हमले में एनआईए की छापेमारी चल रही है और दिल्ली आतंकी हमले में एनआईए की छापेमारी, बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इरफान मौलवी के घर छापेमारी की जा रही है। तो मौलवी इरफान से कुरान सीखता था आतंकी आरिफ, शोपिया के नदी गांव में एनआईए की छापेमारी, पुलवामा में भी एनआईए ने छापेमारी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मौलवी इरफान से कुरान सीखता था आतंकी आरिफ, शोपिया के नदी गांव में एनआईए की छापेमारी चल रही है और ये बड़ी खबर, एनआईए लगातार एक्शन लेते हुए और ऐसे में पुलवामा में भी एनआईए ने छापेमारी की है। तो बड़ी खबर, मौलवी इरफान से कुरान सीखता था आतंकी आरिफ, शोपिया के नदी गांव में एनआईए की छापेमारी चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इरफान मौलवी के घर छापेमारी की कार्रवाई एनआईए कर रही है। तो मौलवी इरफान से कुरान सीखता था आतंकी आरिफ, शोपिया के नदी गांव में एनआईए की छापेमारी, पुलवामा में भी एनआईए ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े मामले में एनआईए छापेमारी कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इरफान मौलवी के घर छापा मारा जा रहा है। तो मौलवी इरफान से कुरान सीखता था आतंकी आरिफ। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? यहाँ देखिए, दिल्ली ब्लास्ट जब से हुआ है और उसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है, तो लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक करीबन 8 लोगों को एनआईए जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें इरफान मौलवी जो शोपियां का रहने वाला है, इसको भी जो है वो सबसे पहले फेज में जो है वो गिरफ्तार किया गया था। हमने देखा था कि किस तरीके से फरीदाबाद में भी एनआईए की टीम जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन को लेकर पहुंची थी और वहां पर बाकायदा पूरा एक सीन क्रिएट किया गया था कि किस तरीके से वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होती थी। और अब आज जो है वो कार्रवाई एनआईए की जो है वो कश्मीर घाटी में शुरू हुई है। कश्मीर घाटी के 3 जिले हैं, कुलगांव, शोपियां और पुलवामा। ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर इस समय एनआईए की रेड्स जो है वो चल रही हैं। और सबसे पहले जो कार्रवाई हुई है वो शोपियां के नाडीगाम इलाके में हुई है, जहां का रहने वाला इरफान मौलवी जो है वो बताया जा रहा है। और निश्चित रूप में यहीं से उसने आतंक की शिक्षा ली होगी और इसके बाद वो नौगांव में एक मस्जिद के अंदर जाकर जो है वो मौलवी का काम करना शुरू हो गया था। और साथ ही साथ में डॉक्टर्स की जो एक व्हाइट कॉलर डॉक्टर मॉड्यूल जो पूरा पकड़ा गया है, उनको रेडिकलाइज करने में जो है वो इरफान मौलवी का बहुत बड़ा हाथ जो है वो बताया जाता है। क्योंकि किस तरीके से न केवल इरफान मौलवी जो है वो एक मौलवी का काम करता था, बल्कि एक मेडिकल असिस्टेंट के रूप में भी हॉस्पिटल्स के अंदर, जो श्रीनगर हॉस्पिटल के अंदर काम करता था। तो डॉक्टर्स के साथ उसकी पहुंच, डॉक्टर्स के पास उसकी रीच जो है वो बेहद आसानी से हो जाती थी। और सबसे पहले डॉक्टर अदील को जो है वो उसने रेडिकलाइज किया था, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था और बाद में एनआईए ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पुलवामा में डॉक्टर उमर, जिन्होंने फिदायन हमले को अंजाम दिया था, और डॉक्टर मुजम्मिल जो इस समय एनआईए की कस्टडी में है, वो पुलवामा के रहने वाले हैं। और डॉक्टर अदील जो है वो कुलगांव के रहने वाले हैं। डॉक्टर अदील के भाई जो मुबशर हैं वो इस समय अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये सारी ट्रेल जो है किस तरीके से जम्मू कश्मीर की धरती का इस्तेमाल कर देश को दहलाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली में ब्लास्ट कराया गया था, जम्मू कश्मीर के अंदर से ही ये पूरा नेक्सस जो है वो खड़ा हुआ था। और अब मौलवी इरफान के साथ साथ में मुजम्मिल और जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, चाहे वो आमिर हो जिसने उस गाड़ी
गाड़ी को खरीदा था, वो तमाम वो लोग जो हैं वो इस समय एनआईए के रडार पर है और उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि जब उनका मोबाइल का जो डंप डाटा खंगाला गया है तो जिन जिन लोगों से उनकी बातचीत हुई है, जहां जहां से उनका पैसे का लेन देन हुआ है, वो सारी ट्रेस जो है वो एनआईए अपने जो चार्जशीट के अंदर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और पूरा एक सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट को दहलाया गया, दिल्ली को दहलाया गया था ब्लास्ट के जरिए, और इसके उपरांत दिल्ली ब्लास्ट तो हुआ ही है और किस तरीके की साजिश जो है वो देश के दहलाने के लिए रची जा रही थी। तो इस समय शोपियां, पुलवामा और कुलगांव 3 जिले हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई जो है वो एनआईए की तरफ से सुबह 6 बजे से शुरू हुई है। जी गीतू। बिल्कुल रमन, और ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार एनआईए कहीं ना कहीं छापेमारी करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी इनके पास से मिली है और कुछ फिलहाल खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, निश्चित रूप में एनआईए ने जब से ये केस लिया है तो एक एक कर सारे सबूत जो हैं वो इन लोगों के खिलाफ इकट्ठा किया जा रहा है। जिस तरीके से मौलवी इरफान का जो है वो नाम निकलकर सामने आया था, इसको पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद एनआईए ने इसकी कस्टडी ली। तो एनआईए ने जब इसके मोबाइल जो डाटा को जो है वो खंगाला, बैंक खातों को खंगालना शुरू किया, मोबाइल्स की जो चैट थी इनकी, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए रही हो या फिर तमाम वो ऐसे एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए जैसे जिससे ये पाकिस्तान से बातचीत करते थे, उन सभी चैट्स को जब खंगाला गया है तो उनसे जो लिंक निकलकर सामने आए हैं, उन लिंक्स पर काम जो है वो अब एनआईए ने करना शुरू कर दिया। फिर वो चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर अदील हो, डॉक्टर उमर का डंप डाटा जो है वो पूरा तरीके से खंगाला गया है। जिन जिन नंबरों पर ये लगातार बातचीत करते थे, क्योंकि जब ये आतंक, देश को दहलाने की आतंक की साजिश पर बात करते थे, तब तो एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो या फिर स्विट्जरलैंड बेस्ड एक ऐप जो है उसका भी इस्तेमाल जो है इन आतंकियों की तरफ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके आसपास में किया गया था। तो ये तमाम वो डॉक्टर्स हैं, वो कड़ियां हैं जो देश को दहलाने के लिए एक बड़ा एक कह सकते हैं कि बड़ा आतंकी संगठन जो है वो एक तरह से बड़ा एक आतंकी मॉड्यूल जो है वो तैयार इनकी तरफ से किया जा रहा था। और उसी मॉड्यूल का भांडाफोड़ जब हुआ है तब उनकी और गंभीरता से और बारीकी से जांच जो है वो एनआईए ने शुरू कर दिया है। और एनआईए और मौलवी इरफान की बात करें तो मौलवी इरफान रहने वाला तो नाडिगाम का है, शोपियां का, लेकिन वो नौगाम में भी जो है वो मस्जिद के अंदर काम बाद होते हुए नजर आएंगे। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें किसी दूसरे मुकदमे में किसी दूसरे पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट का आदेश कृष्ण जन्मभूमि मामले से मेल नहीं खा रहा और इसको लेकर हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वो मूल सुनवाई उसी तरह करे जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मालिकाना हक विवाद में की गई थी। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले से ही मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा है। इसमें उच्च न्यायालय के 26 मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जब कोर्ट ने मथुरा की अदालत में लंबित विवाद से जुड़े सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। आपको बता दें कि ये विवाद शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर ईदगाह का निर्माण कराया था और इसके लिए जन्मस्थान पर बने मंदिर को ढहा दिया गया। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वहीं मथुरा की एक अदालत में दायर 20 से ज्यादा मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। तो हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित खुर्जा में कई लोगों ने अपने घरों के आगे पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। दरअसल ये पूरा विवाद मकान बेचने और खरीदने को लेकर है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां रहने वाले एक हिंदू शख्स ने अपना मकान मुस्लिम परिवार को बेच दिया। जैसे ये खबर उनके पड़ोसियों को पता चली, वो भड़क गए और विरोध करते हुए सभी ने अपने घरों के आगे पलायन और मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। इसी के साथ पड़ोसियों ने धरना प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की गई। पड़ोसियों ने मंदिर में जाकर धरना प्रदर्शन भी किया और जमीन जिहाद का आरोप भी लगाया है। ये पूरा मामला खुर्जा के प्राचीन हनुमान टीला मंदिर से सामने आया। यहाँ रहने वाले प्रदीप शर्मा काफी समय से अपना मकान बेचने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने पड़ोसियों से भी इसको लेकर बात की थी, लेकिन उनका मकान बिक नहीं रहा था और ऐसे में उन्होंने आखिर में अपना मकान सलीम नाम के शख्स को बेच दिया। इसी बात को लेकर पड़ोसी भड़क गए और वहां विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा को पैसों की जरूरत थी, वो जो मांग कर रहे थे उस हिसाब से उनको पैसे नहीं मिल रहे थे।
आखिर में सलीम के साथ उनका सौदा पक्का हो गया और उन्होंने मकान सलीम को बेच दिया। पड़ोसी इस मामले का विरोध कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता गौरव कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या है ये पूरी खबर और लोगों का विरोध जो है वो क्यों हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के हनुमान टीला इलाके का मामला है, जहां पे एक प्रदीप शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपना मकान एक सलीम बबलू नाम के व्यक्ति को बेच दिया, जिसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो इस बात पर काफी खफा हो गए कि ये हिंदू बस्ती में जिस तरीके से ये मकान बेचा गया और मंदिर के सामने का ये मकान है। साथ ही लोगों ने आरोप भी लगाया कि मकान खरीदने के बाद यहाँ पर जो हड्डियां हैं वो आस मछली फेंकी जाती है मंदिर के बाहर की तरफ जो प्रांगण है। तो ये पूरे मामले पर हालांकि पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि पूरा मामला इस तरह का नहीं है। पुलिस का कहना था कि जो अभी सलीम का परिवार है उसने अभी मकान खरीद लिया है, लेकिन वो रहने के लिए नहीं आया है। प्रदीप शर्मा का ही जो परिवार है वो उसमें रह रहा। तो प्रदीप शर्मा समय लंबे समय से लगभग 1.5 साल से मकान को बेचना चाह रहे थे, लेकिन ये जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा मकान नहीं खरीदा गया। तो इसके बाद सलीम द्वारा इनका सौदा हुआ और वो मकान इनको द्वारा लगभग 76 लाख रुपए में बेच दिया गया। बिल्कुल गौरव, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लेकिन ये जो मामला है अभी थमने वाला नहीं है, यही हम कह सकते हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।